हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 देखते हैं। अ नर्स केयरिंग फॉर अ प्राइमी ग्रेविडा ड्यूरिंग लेबर, व्हाट डज द नर्स ऑब्जर्व दैट इंडिकेट बर्थ इज अबाउट टू टेक प्लेस। प्रसव के दौरान प्राइमी ग्रेविडा की देखभाल करती एक नर्स क्या देखती है जिससे पता चलता है कि जन्म होने वाला है। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्शंस अकर मोर फ्रीक्वेंटली, आर स्ट्रोंगर एंड लास्ट लॉन्गर। ऑप्शन बी, perineum begins to bulge with each contraction, client becomes irritable and stop following instructions, bloody discharge from the vagina increases। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। पेरिनियम जो है यह बल्ज होना यानी कि फूलना शुरू हो जाता है प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, प्रत्येक संकुचन के साथ। जब पेरिनियम बल्ज होना शुरू हो जाए तो इससे माना जाता है कि ये जो बर्थ होने वाला है, जन्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The purpose of cuff in endotracheal tube is to। एंडोट्रैकियल ट्यूब में कफ का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रोवाइड एयर टाइट सील इन ट्रैकिया, अवॉइडिंग डैमेज टू द ट्रैकिया, मेक रेडियोलॉजिकल लोकेशन इजी, प्रिवेंट डिसलोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोवाइड एयर टाइट सील। ये जो कफ का उद्देश्य होता है वो होता है प्रोवाइड वायुरोधी सील प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। For a chronic obstructive pulmonary disease patient in ICU, following is preferred device for oxygen supplementation। आईसीयू में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रोगी के लिए ऑक्सीजन अनुपूरण के लिए निम्नलिखित पसंदीदा उपकरण है। ऑप्शन ए, मीडियम कंसंट्रेशन मास्क, ऑप्शन बी, नेजल कैनुला, ऑप्शन सी, बेंचुरी मास्क, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन टेंट। तो इसमें यह पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट के लिए जो कि आईसीयू में भर्ती है, उसके लिए कौन सा ऑक्सीजन मास्क प्रीफर करेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए क्या प्रीफर किया जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए आईसीयू में जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट के लिए जो प्रीफर किया जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बेंचुरी मास्क। अब ये बेंचुरी मास्क ही क्यों प्रीफर करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बेंचुरी मास्क जो 24% से 50% के बीच FiO2 मीन्स फ्रैक्शनल ऑक्सीजन ये परसेंटेज प्रदान करने के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं। सीओपीडी के रोगियों में सबसे अधिक उपयोगी है क्योंकि PO2 को टाइट्रेट किया जा सकता है। इस प्रकार CO2 प्रतिधारण के जोखिम को कम किया जा सकता है। नॉन ब्रीदिंग मास्क के साथ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संतृप्ति लगभग 80% से 90% तक प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बेंचुरी मास्क का जो नंबर के हिसाब से फ्लो रेट होता है ऑक्सीजन में, तो इसमें 2 लीटर पर मिनट में जो FiO2 होगी वो होगी 24%, 4 लीटर पर मिनट में FiO2 होगी 28%, 8 लीटर पर मिनट में FiO2 होगी 35%, और 15 लीटर पर मिनट में FiO2 होगी 60%। तो ये जो बेंचुरी मास्क होते हैं ये प्रयोग किए जाते हैं आईसीयू में, प्रीफर किए जाते हैं सीओपीडी वाले रोगी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमलिच मैनूवर इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ यूरिथ्रल स्टोन, फैसिलिटेट वेजाइनल डिलीवरी, टर्मिनेट कार्डियक अरिथमिया, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम ट्रैकिया। जो हेलमिच मैनूवर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ यूरिथ्रल स्टोन। इसका जो ऑप्शन ए है, मूत्र मार्ग की परिधि को हटाना, इसके लिए हेलमिच मैन्यूवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन ए, इनालाप्रिल, हाइड्रालाजीन, मेटोप्रोलॉल, अल्फा मिथाइल डोपा। ये एक दवा जो प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं वो हो गए ऑप्शन ए, इनालाप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीएट्रीब्यूशन थेरेपी का उपयोग इनमें से किया जाता है। ऑप्शन ए, साइकोसिस, डिप्रेशन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर और मैनिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा
जो रिट्रीब्यूशन थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर sigmoidoscopy. What instruction should the nurse provide the client in preparation for this diagnostic procedure? एक ग्राहक को सिग्मोइडोस्कोपी के लिए निर्धारित किया जाता है। इस निदान प्रक्रिया की तैयारी में नर्स को क्या निर्देश देना चाहिए? तो नर्स पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी में क्या निर्देश देगी, देखते हैं। ऑप्शन 1 है विद होल्ड फूड फॉर 24 आवर बिफोर द टेस्ट, परीक्षण से 24 घंटे पहले भोजन रोक दें। ऑप्शन बी, स्टेराइल कंटेनर विल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन। ऑप्शन सी, हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट। ऑप्शन डी, अ चैक लाइक सब्सटेंस विल हैव टू सॉलोड। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की सुबह एनीमा लें। फिर से देखते हैं, एक मरीज को सिग्मोइडोस्कोपी के लिए निर्धारित किया जाता है, तो नर्स को पेशेंट को यह निर्देश देना चाहिए कि ऑप्शन सी मीन्स होगा हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, जब भी ये टेस्ट करना है उसके मॉर्निंग में एनीमा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन्युलोमेटस ऑर्काइटिस इज द टर्म अप्लाइड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ। ग्रेन्युलोमेटस ऑर्काइटिस शब्द का उपयोग किसकी सूजन के लिए करते हैं? टेस्टिस, ओवरी, ओमेंटम, लंग्स। करेक्ट आंसर होगा जो ग्रेन्युलोमेटस ऑर्काइटिस शब्द का प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है टेस्टिस या वृषण के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसके लिए जब तक आपको फार्मूला पता नहीं होगा आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ पे C दिया गया 5, C दिया गया 40/5 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, 8 बार डिवाइड होगा, ये 72 हो जाएगा, और 72 प्लस 32 जब ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, fetal heart rate can be escalated with a fetoscope at। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो फीटल की हार्ट रेट है उसको फीटोस्कोपी से कब नाप सकते हैं, कब मेजर कर सकते हैं? 5 वीक्स गेस्टेशन, 20 वीक्स गेस्टेशन, 10 वीक्स गेस्टेशन, 25 वीक्स गेस्टेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट यूज्ड टू डिसइंफेक्टेड द बेड लाइनिन ऑफ HIV पॉजिटिव मरीज। HIV पॉजिटिव रोगी के बिस्तर के लिनिन को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एजेंट है सोडियम हाइपोक्लोराइट, अल्कोहल, क्लोरहेक्सिडिन, सोप वाटर। करेक्ट आंसर होगा जो HIV पॉजिटिव रोगी होते हैं उनके बिस्तर को यदि कीटाणु रहित करना है तो प्रयोग करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन 11-year-old boy is restless, hardly ever sits on a seat, roams around the whole of the class, has difficulty to concentrate. This boy is suffering from। एक 11 साल का लड़का बेचैन है और मुश्किल से ही अपनी सीट पर बैठता है और हॉल में घूमता रहता है, पूरी कक्षा को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। यह लड़का निम्न में से किससे पीड़ित है? ऑप्शन ए, डिप्रेशन डिसऑर्डर। ऑप्शन बी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऑप्शन सी, सीजोफ्रेनिया। ऑप्शन डी, कंडक्ट डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो लड़का 11 साल का है, बेचैन है और अपनी सीट पर मुश्किल से ही बैठ रहा है, हॉल में इधर उधर घूमता रहता है, तो ये जो लड़का है ये जो पीड़ित है वो रोग है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD से। अगला प्रश्न देखेंगे, द कंटेंट ऑफ ORS इंक्लूड। ORS में जो सामग्री होती है वो क्या क्या होती है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज वाटर। ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज वाटर। ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लाइकोजन वाटर, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर। देखिए ORS हम लोग जानते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, इसका डिहाइड्रेशन में बहुत अच्छा उपयोग है। तो इसकी जो सामग्री, इसकी जो कंटेंट है वो आपको बताना है। तो इसमें कुछ देखते हैं, जैसे यहाँ पर ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज से बनने वाली सामग्री होती है, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है।
यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड है एक प्रकार का, ये तो, और इसको भी सम्मिलित नहीं करेंगे। ऑप्शन सी और डी वैसे भी गलत हो गए। अब ये सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी उपयोग नहीं किया जाता है। जो इसमें कंटेंट में यूज किए जाने वाले कंटेंट होते हैं वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ग्लूकोज और वाटर। ये 5 चीजें ओआरएस से, ओआरएस में होती हैं कि वाटर तो होता ही होता है। जो इसके 4 मेन कंटेंट होते हैं NaCl, KCl, ट्राइसोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, A 4-year-old child with nephritic syndrome is being treated with corticosteroid therapy. A nurse reviews the laboratory reports to the child's urine to evaluate if the treatment has been effective. Which of the following should decrease? नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित एक 4 साल के बच्चे का इलाज कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से किया जा रहा है। उपचार प्रभावी रहा या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक नर्स बच्चे के मूत्र की प्रयोगशाला रिपोर्ट की समीक्षा करती है। निम्नलिखित में से क्या कम होना चाहिए? ऑप्शन ए ग्लाइकोस्यूरिया, पॉलीयूरिया, प्रोटीन यूरिया और हेमेचूरिया। देखिए, एक ऐसा बच्चा है जिसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, 4 साल का बच्चा है, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है। तो नर्स उसकी जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है उसको रिव्यू करनी चाहिए, रिव्यू करती है। रिव्यू इसलिए करती है क्योंकि ये पता चल सके कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है इससे उपचार सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये उपचार जो हो रहा है ये प्रभावी कितना है, इसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड डिक्रीज, तो इसमें से कौन सा जो पैरामीटर है जो डिक्रीज होना चाहिए? ग्लाइकोस्यूरिया, पॉलीयूरिया, प्रोटीन यूरिया और हेमेचूरिया। देखिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मीन्स होता है यूरिन में प्रोटीन आना, तो ये अवश्य ही कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तभी ये माना जाएगा कि ये उपचार एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट? वेंटिलेटेड रोगियों को सक्शन की अवधि क्या होनी चाहिए? 20 से 25 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, 10 से 15 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो वेंटिलेटेड रोगी होते हैं उनमें जो सक्शन की अवधि होती है 5 से 10 सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी।